नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्तराखंडी जीके की विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको रोज शाम को क्विज करवाते हैं। यहाँ पर हम आपको दोस्तों उत्तराखंड के 20 बेहतरीन एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप यहाँ पर 15 या 15 से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपके आगामी उत्तराखंड एग्जाम में सिलेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर आपका 15 से कम स्कोर होता है तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रोज आप हमारे संग जुड़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा घर में भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, उत्तराखंड की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। शाम को आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सके, अपनी नॉलेज को चेक कर सके। धीरे धीरे आपका स्कोर डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूव होने लगेगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं सॉल्व करवाते हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताते हैं जिससे कि आप उनको याद करें, उनको एक कॉपी में लिख लें, जिससे कि आपको आगे जब हम एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएंगे तो वहां पर आप उनका आंसर दे सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। उत्तराखंड के एग्जाम में सिलेक्शन के लिए तो आपको उत्तराखंड नॉलेज चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके बिना तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे पुलिस, पटवारी, आरओ, एआरओ, सभी के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। पीसीएस का एग्जाम होगा 4 अप्रैल को, जबकि आरओ एआरओ का 27 मार्च को। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। तो समय बहुत कम है तो तैयारी को करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस पटवारी का एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा। पुलिस का तो अभी खैर लेट में होगा, लेकिन पटवारी का दोस्तों जल्दी ही यूकेटीपीएससी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। तो समय काफी कम है, तो इस अमूल्य समय को वेस्ट ना करें। यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट ही देने हैं। 10 से 15 मिनट तो आप दोस्तों वैसे ही अपने वेस्ट कर देते हैं आलतू फालतू चीजों में, आलतू फालतू वीडियो देखने में। तो 10 से 15 मिनट में आपके उत्तराखंड जीके बन जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो रोज आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और पार्टिसिपेट जरूर करें, आंसर जरूर करें। एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि आपको कितना आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, प्रायः देवदार के वृक्ष किस ऊंचाई पर अधिक पाए जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 700 से 1400 मीटर, 1500 से 3200 मीटर, 2800 से 3800 मीटर या फिर 3800 से 4200 मीटर। एक अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखना कि देवदार के वृक्ष किस ऊंचाई पर अधिक पाए जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन है अधिक पाए जाने वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। देवदार के वृक्ष किस ऊंचाई पर अधिक पाए जाते हैं। 700 से 1400, 1500 से 3200, 2800 से 3800 या फिर 3800 से 4200। तो इसका राइट आंसर है सी वाला, 2800 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। वैसे देवदार के वृक्ष दोस्तों 1500 से 3800 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर बात चल रही है अधिक कहां पाए जाते हैं। तो अधिक 2800 से 3800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सैन्य अधिकारी द्वारा वर्ष 1825 में पर्वतों की रानी मसूरी की खोज की गई। कैप्टन यंग, एरिक कॉनेल, सर जॉर्ज एवरेस्ट या फिर एचजी वॉल्टन। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। काफी सिंपल सा प्रश्न है, कई लोग आंसर इसका सही देंगे, कुछ लोगों को नहीं आएगा। जिन लोगों को नहीं आएगा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पार्टिसिपेट करने का यही फायदा है, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी यहां से काफी कुछ सीखकर जाएगा। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। राइट आंसर है इसका दोस्तों ए वाला, कैप्टन यंग, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज बता दूं, देखिए जो कभी कभार कुछ बुक्स में हो सकता है कि ये 1827 दिया हो, कि मसूरी की खोज 1825 ना देकर 1827 दी हो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेरे हिसाब से 1825 ही होना चाहिए। मसूरी की जो खोज है वो कैप्टन यंग के द्वारा 1825 में ही की गई थी। 1827 में यहां पर पहली बिल्डिंग बनाई गई, पहली इमारत बनाई गई, जिसका नाम है मलिंगार होटल, ठीक है। मलिंगार होटल है जिसको बनाया गया था। अब जो ये कैप्टन यंग है, ये दोस्तों कौन थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल आर्मी है उसमें आयरिश अफसर थे। कभी कभार ये भी इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो ये आयरिश अफसर थे, ठीक है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बंगाल आर्मी में आयरिश अफसर थे, ठीक है। इन्होंने उस समय पर क्या किया था कि जो मसूरी की जमीन है, वहां की जो भूमि है, वो सुदर्शन शाह, उस समय पे नरेश कौन थे, सुदर्शन शाह, तो उनसे 80 साल के लिए इन्होंने लीज पर ली थी जमीन, ठीक है। तो यहां पर कुछ बुक्स में हो सकता है कि भाई 1827 में खोज की गई, कुछ बुक्स में होगा 1825 में, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 1825 में खोज की गई, फिर इनके द्वारा 1827 में पहली इमारत मसूरी में बनाई गई।
ठीक हो गया। तो यहां से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय कहां पर अवस्थित है? राजकीय मुद्रणालय समझ रहे हैं ना, जहां पर आपका प्रिंटिंग होती है, राजकीय प्रेस भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। देहरादून, रुड़की, काशीपुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय कहां अवस्थित है? तो काफी लोगों को इसका राइट आंसर आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पार्टिसिपेट जरूर करें। इसका राइट आंसर है रुड़की, ठीक है। तो उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय कहां पर, यानी कि राजकीय से संबंधित जितने भी प्रेस निकलते हैं, नोट्स निकलते हैं, वो यहीं पर ही छपते हैं, ठीक है। तो जो राजकीय मुद्रणालय है वो दोस्तों कहां पर अवस्थित है? रुड़की में अवस्थित है, ठीक है। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों वाला जिला कौन सा है? ये भी एक सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कौन से जिले में है? भाई देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल या चमोली? 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चमोली। चमोली में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जैसे कि एक नंदा देवी है, ठीक है, और फूलों की घाटी, ठीक। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान तो चमोली में ही अवस्थित है। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वाला जो जिला है वो चमोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सोप स्टोन किस जिले में नहीं मिलता है? देखिए सोप स्टोन किस जिले में नहीं मिलता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल। सोप स्टोन क्या होता है दोस्तों? टाल्क टाइप का होता है, जैसे कि जिससे सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं, जैसे कि टेल्कम पाउडर है, साबुन है, ठीक है, पेंट्स है, इस टाइप के चीजें बनाई जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोप स्टोन। टॉक टाइप का होता है, ठीक है। तो ये कहां नहीं मिलता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर नैनीताल? इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर है नैनीताल। देखिए नैनीताल में नहीं मिलता है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, इन जगहों पर सोप स्टोन मिलता है, ठीक है। और जब मैंने आपको बता दिया कि जो सोप स्टोन एक तरह का टाक है, जिस तरह से आपको टेल्कम पाउडर मतलब सौंदर्य प्रसाधन इसकी मदद से बनाए जाते हैं, इतना आप समझ लीजिए, ये होता है सोप स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब से प्रारंभ की गई? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, ठीक है, कब से प्रारंभ की गई? इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको दिखाता हूं। 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2007 या फिर 1 अप्रैल 2010, ठीक है। ध्यानपूर्वक इसका आंसर दीजिएगा, आपके पास 3 सेकंड का वक्त है, 3 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर दे देना है। तो क्या इसका राइट आंसर है? ध्यान रहे, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। तो इसका राइट आंसर है, मैं ही बता देता हूं, इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2008, ठीक है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, जो आपके पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनको औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2008। देखिए इसमें काफी कंफ्यूजन होता है दोस्तों औद्योगिक नीति के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए जब हमारा उत्तराखंड बना था तो यहाँ पर कोई उद्योग नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए सबसे पहले यहाँ पर औद्योगिक नीति आई थी, वो आई थी 8 जुलाई 2001, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीति को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया और फिर नई औद्योगिक नीति यहां पर आई 7 जनवरी 2003, ठीक है। और फिर इसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को शुरू किया गया, वो शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2008, जैसे कि ये वाले का राइट आंसर है, ठीक है, 1 अप्रैल 2008। तो ध्यान में रखना 8 जुलाई 2001 पहली औद्योगिक नीति, फिर इसके बाद नई औद्योगिक नीति 7 जनवरी 2003 और फिर इसके बाद आपकी 1 अप्रैल 2008, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008, ठीक है। ये 10 वर्ष के लिए नीति बनी थी, ठीक है। तो कब तक रहेगी? 2018 तक, ठीक है, 2018 तक रही, 31 मार्च 2018 तक, ठीक है। तो यहां पर ये जो औद्योगिक नीति से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ज्वालामुखी व क्वार्ज मृदा कहां पर पाई जाती है? ज्वालामुखी व क्वार्ज मिट्टी
मृदा कहाँ पाई जाती है? हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, नैनीताल। अच्छा प्रश्न है। 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। 3 सेकंड का वक्त है कि आपके पास कि भाई जो ज्वालामुखी व क्वार्ज मृदा कहाँ पाई जाती है? ऐसी मिट्टी जो कि लावे से बनी है, लावे की राख से बनी है या फिर सेल से बनी हुई मिट्टी है, ऐसी मिट्टी कहाँ मिलती होगी? हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल? तो इसका राइट आंसर है नैनीताल। नैनीताल में जो भीमताल एरिया है दोस्तों, यहाँ पर ज्वालामुखी व क्वार्ज मृदा पाई जाती है। ज्वालामुखी मृदा क्या होती है? जो आपका ज्वालामुखी से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो उसकी राख से जो मिट्टी बनती है उसी को ज्वालामुखी मृदा बोला जाता है। ऐसे ही जो सेल, पुराने सेल से जो मिट्टी बनती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्ज मृदा बोला जाता है। ठीक है, तो ये भीमताल के क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि भीमताल में कभी प्राचीन काल में दरारें रही होंगी तो वहां से मैग्मा कभी बाहर आया होगा, तो उससे वो मृदा का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, संभवतः। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हरियाली देवी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हरियाली देवी मंदिर टिहरी, चंपावत, रुद्रप्रयाग या फिर बागेश्वर? 3 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। हरियाली देवी मंदिर, हरियाली देवी मंदिर कहाँ अवस्थित है? टिहरी, चंपावत, रुद्रप्रयाग या फिर बागेश्वर? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग। इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग में हरियाली देवी मंदिर है। इसको दोस्तों सीता माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सीता माता मंदिर, या कहीं पर बाला देवी मंदिर भी हो सकता है, बाला देवी मंदिर। ठीक है, कभी कभार वैष्णो देवी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी कुमाऊं में गढ़वाल में जो वैष्णो देवी मंदिर है वो कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक, तो हरियाली देवी मंदिर के इतने नाम है, सीता माता मंदिर, बाला देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न, गुमानी पंथ की रचनाएं किस साहित्य काल के अंतर्गत मानी जाती है? गुमानी पंथ, जिनको कि लोक रत्न पंथ के नाम से भी जाना जाता है, लोकनाथ या लोक रत्न पंथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर रीति मुक्त काल? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। जिनको आंसर आता है जल्दी से अपने आंसर दे दीजिए, जिनको नहीं भी आता वो भी अपना गेस पावर को देख लीजिए कि भाई आप कितना सटीक गेस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है आदिकाल। ठीक है, जो गुमानी पंथ है, गुमानी पंथ की रचनाएं आदिकाल की मानी जाती है। गुमानी पंथ को कभी कभार पूछा जाता है, देखिए प्रश्न भी, लोक रत्न पंथ के नाम से जाना जाता है। काशीपुर में इनका जन्म हुआ था, काशीपुर से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और मूलतः ये संस्कृत भाषा के कवि थे। ठीक है, संस्कृत भाषा के कवि थे। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि इनको माना जाता है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि है लोक रत्न गुमानी पंथ। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इनसे रिलेटेड समझ लीजिए और लिख लीजिएगा कहीं पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहां पर लगता है? कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहां पर लगता है? एक ऐसा प्रश्न जो कि कई बार पूछा जा चुका है। पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग? जल्दी से बता दीजिए, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहां लगता है? 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से इसका आंसर दे दो। जितने लोगों को आता है जल्दी से आंसर दे दो, जिनको नहीं भी आता है वो भी ट्राई करें। इसका राइट आंसर है टिहरी में। ठीक है, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला दोस्तों कहां पर लगता है? टिहरी में लगता है। अप्रैल के टाइम पर ये लगता है। ठीक है, अप्रैल के टाइम पर लगता है कुंजापुरी टिहरी में ये विकास मेला लगता है। तो ध्यान रखना, कभी कभार इसको विकास मेला से भी पूछा जा सकता है। तो कहां लगता है? टिहरी में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब जल्दी जल्दी जरा सॉल्व करते हैं क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है। मानसरोवर जाने वाले यात्री किस नदी से होकर गुजरते हैं? आप में से काफी लोगों को आता होगा मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा की जाती है तो किस नदी से होकर गुजरना पड़ता है? अलकनंदा, यमुना, काला पानी या फिर भागीरथी? आप में से काफी लोग सही आंसर देंगे इसका। क्या इसका राइट आंसर है? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। मानसरोवर जाने वाले यात्री किस नदी से होकर गुजरते हैं? ठीक, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। मानसरोवर जाने वाले यात्री, ठीक, मानसरोवर की यात्रा, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? काला पानी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जिन लोगों ने काला पानी दिया है बिल्कुल सही है। मानसरोवर जाने वाले यात्री किस नदी से होकर गुजरते हैं? तो आप इसका अंदाजा वैसे भी लगा सकते हैं। पिथौरागढ़ की तरफ को आपको जाना होगा। पिथौरागढ़ में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? काला नदी। ठीक है, काली नदी। तो काला पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तो मानसरोवर की जाने वाली यात्रा है वो आपको काला पानी। ठीक है, तो चलिए इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई सारे क्वेश्चन बताने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ निम्न में से कहां पर स्थित है? शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहां पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ या फिर उत्तरकाशी।
तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ निम्न में से कहाँ है? 3 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। सभी को आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है जोशीमठ। ठीक है, शंकराचार्य का जो ज्योतिर्पीठ है दोस्तों वो कहाँ पर अवस्थित है? जोशीमठ में अवस्थित है। जैसे जोशीमठ है, जोशीमठ का जो संस्कृत नाम है वो क्या है? एक्चुअली ज्योतिर्मठ है। ठीक है, ज्योतिर्मठ, जैसे कि शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान जिसको बोला जाता है, शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान है। ठीक है, तो शंकराचार्य ने यहाँ पर पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। तो शंकराचार्य का जो ज्योतिर्पीठ है वो जोशीमठ में अवस्थित है। किस जिले के अंतर्गत आता है? ये चमोली जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा, गोमती, सरयू, घाघरा, गंगा या भागीरथी, यमुना या भागीरथी? ये तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, काफी लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन से ही दे सकते हैं। तो शारदा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से सेशन को भी खत्म करना है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सरयू या घाघरा, शारदा नदी को सरयू घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा है? शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ये। कबूतर खाना, बोरीवली से बोरीबंदर तक, हौलदार या फिर चिट्टीर सेन? क्या इसका राइट आंसर होगा? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से आंसर दे दो। सभी को इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि एक काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है अभी भी। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका, बोरीवली से बोरीबंदर तक। ठीक है, शैलेश मटियानी के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा बाड़ेछीना, बाड़ेछीना आपने सुना होगा नाम बाड़ेछीना का। ठीक है, तो बाड़ेछीना अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं और बहुत सारे इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं, 25 से ज़्यादा इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं। ठीक है, तो शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास था बोरीवली से बोरीबंदर। अगला प्रश्न, काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1620, 1639, 1599 या फिर 1629। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से आंसर दे दो, सेशन को भी निपटाना है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1639 इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए उस समय पर कुमाऊं में चंदवंशी राजा थे देवीचंद। ठीक है, कौन थे? देवीचंद। ठीक है, तो देवीचंद ने क्या किया भाई, तराई में अपना एक अधिकारी भेजा जिसका नाम था काशीनाथ। ठीक है, उस काशीनाथ ने ही इस काशीपुर नगर की स्थापना की थी, उसी ने ही काशीपुर बसाया था 1639 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवि मोलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? नंद वंश, नाग वंश, सूर्य वंश या फिर तोमर वंश? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो, 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। इसका राइट आंसर है तोमर वंश। ठीक है, जो कवि मोलाराम के वंशज हैं वो किस वंश से संबंधित थे? तोमर वंश से संबंधित है। ठीक है, ये दिल्ली से आए थे, श्रीनगर, इनके जो वंशज थे वो दिल्ली से श्रीनगर आए थे। श्रीनगर कौन सा वाला श्रीनगर? पौड़ी गढ़वाल वाला श्रीनगर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आए थे और फिर यहीं मोलाराम का जन्म हुआ था। तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है मोलाराम और इनका वंश है तोमर वंश। अगला प्रश्न देखिए, नागेंद्र सकलानी कब शहीद हुए? नागेंद्र सकलानी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये व्यक्ति और अभी इनसे रिलेटेड प्रश्न एफआरओ में भी पूछा गया था। यही प्रश्न था, 11 फरवरी 1948, 21 जनवरी 1948, 21 फरवरी 1948 या फिर 11 जनवरी 1948? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। मैं बताता हूँ, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 11 जनवरी 1948 को दोस्तों ये शहीद हुए थे। ठीक है, अभी क्यों शहीद हुए थे? देखिए क्या हो रहा था, टिहरी राज्य आंदोलन चल रहा था, टिहरी राज्य आंदोलन। ठीक है, होना क्या था कि जो टिहरी की जनता थी उसको, जो वहाँ के राजा थे वो काफ़ी गलत तरीके से राज करे थे, कुशासन करे थे, शासन नहीं था कुशासन था, तो उससे उनको मुक्ति दिलानी थी। तो टिहरी राज्य स्वतंत्रता चाहता था, तो इसकी बागडोर सबसे पहले श्रीदेव सुमन ने संभाली थी। श्रीदेव सुमन की क्या हुई, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी जेल में 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ की जो जनता थी दोस्तों वो आज़ादी चाहती थी। अब भारत जब स्वतंत्र हो गया तो टिहरी राज्य में एक सकलाना क्षेत्र में विद्रोह हुआ। ठीक है, जिसकी कमान संभाली थी नागेंद्र सकलानी ने।
ठीक है। तो जनवरी 1948 में दोस्तों वो शहीद हो गए थे। तो मोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी ये दोनों के दोनों शहीद हुए थे। तो इसी का फलस्वरूप आगे जाके उस समय पर टिहरी के राजा हुआ करते थे मानवेंद्र सिंह। ठीक है, मानवेंद्र सिंह ने बाद में विलीनीकरण पर हस्ताक्षर कर दिए थे 1949 और 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य को कहाँ मिला दिया गया, भारत में विलीनीकरण इसका कर दिया गया। क्योंकि हमेशा से जो टिहरी थी वो हमेशा से क्या थी, एक स्वतंत्र रियासत थी। यहाँ के राजा जनता पर कुशासन कर रहे थे और टिहरी की जो जनता थी वो हमेशा से स्वतंत्रता चाहती थी। ठीक है, तो उसका बागडोर किसने संभाली थी, नागेंद्र सकलानी के द्वारा संभाली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी कब आई थी? जून 1937, जून 1938, 1939 या फिर जून 1940? आप में से काफ़ी लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया है सेशन, जल्दी से खत्म करेंगे। मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी कब आई थी दोस्तों? कब आई थी? जून 1937 में आई थी। ठीक है, मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी 1937 में आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। मलेरिया वैक्सीन की खोज की थी प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने और उनका जन्म कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। नैनीताल, मसूरी, देहरादून, अल्मोड़ा। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो, 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। नैनीताल, मसूरी, देहरादून, अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, अल्मोड़ा। ठीक है, रोनाल्ड रॉस जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा मलेरिया वैक्सीन की दोस्तों खोज की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। लास्ट प्रश्न इस सेशन पर आ जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं भाई। एक सेकेंड, सुमित्रा नंदन पंत की जन्म तिथि है। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक, एक महत्वपूर्ण उत्तराखंड के कवि। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। 21 मई 1904, 21 मई 1900, 22 मई 1902 या फिर 23 मई 1906? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर है 20 मई 1900 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था कौसानी में। ठीक है, कौसानी कहां पर है? बागेश्वर में अवस्थित है। बचपन का नाम इनका था गोसाई दत्त। ठीक है, कौसानी में लोग इनको बोलते हैं गुस्सें, गुस्सें या सें से भी बोला जाता है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम कवि हैं। 1968 में दोस्तों इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि इनसे बनते हैं, ध्यान में रखना कि कई बार इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1961 में इनको पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सुमित्रा नंदन पंत से और आपको ध्यान रखना होगा कि इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल याद कर लेना है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं सुमित्रा नंदन से जो कि बनते हैं। आई होप कि आज के 20 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपको ये सेशन नॉलेजेबल लगा होगा और आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी आगामी सभी एग्जाम के लिए। तो सेशन को जरूर शेयर कर दें और रोज हमारे संग लाइव जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।